लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस कोहिनूर हीरे को हम बचपन से दुनिया का सबसे बड़ा हीरा समझकर बड़े हुए हैं, वो असल में साइज में टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे पॉपुलर कोहिनूर हीरा, जिसको चुराने के ऊपर कई मूवीज बन चुकी हैं, वो असल में सिर्फ 105.6 कैरेट का है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा गोल्डन जुबली है, जो 545.67 कैरेट का है। लेकिन कोहिनूर के बारे में आपने सिर्फ एक यही झूठ नहीं सुना है। कई लोगों को लगता है कि कोहिनूर हीरा पंजाब के महाराजा ने अपनी मर्जी से अंग्रेजों को तोहफे में दे दिया था, लेकिन इस बात की असलियत भी बहुत अलग है। ऐसे ही इस हीरे से जुड़े कई ऐसे मिथक हैं जो आप आज तक सच मानते आए हैं, लेकिन उनकी असलियत बिल्कुल अलग है। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि कोहिनूर को अपने देश लाने की लड़ाई सिर्फ भारत लड़ता है, लेकिन असल में कई ऐसे देश हैं जो कोहिनूर को अपना मानते हैं और वो भी चाहते हैं कि यह नायाब हीरा जो ब्रिटेन में रखा हुआ है, एक मुकुट की शान है, वो अपने पास आ जाए। आज हम कोहिनूर से जुड़े उन 5 बड़े झूठों को एक एक करके सबूत के साथ तोड़ेंगे, जिन्हें आपने हमेशा से सच माना है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि हर चीज़ जो दिखाई देती है वो हमेशा सच नहीं होती। ये कहानी अच्छे बुरे की नहीं है, ये है टिके रहने की जंग और सत्ता के लिए बहे खून की कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कोहिनूर हीरे की कहानी शुरू होती है साउथ इंडिया में आज के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों से। 16वीं से 18वीं सदी तक ये इलाका दुनिया के सबसे साफ और सबसे चमकदार हीरों का लगभग इकलौता सोर्स था, यानी उस जमाने का डायमंड कैपिटल माना जाता था। कुछ मान्यताएं कोहिनूर को पुराणों में लिखे हुए स्यमंतक मणि से जोड़ती हैं, लेकिन मॉडर्न इतिहासकार इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं, ना कि कोई पक्का फैक्ट। तो साल 310 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने जब दक्कन का अभियान किया, तो इस हीरे ने उत्तर भारत की ओर चलना शुरू किया। 1526 में जब पानीपत की लड़ाई हुई, तो यह हीरा इब्राहिम लोदी से मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हाथ लगा। बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में एक बहुत बड़े हीरे का जिक्र करते हुए लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह वही शुरुआती कोहिनूर था। आगे आपको इसकी कहानी भी पता चलेगी। साल 1628 से 1635 के बीच मुगलों की रॉयल्टी अपने पीक पर थी। उसी टाइम पर शाहजहां ने इस बेशकीमती पत्थर को अपने बहुत ही मशहूर मयूर सिंहासन के सबसे ऊपर जड़वा दिया। यह सिंहासन सिर्फ बैठने की जगह नहीं थी, यह मुगल ताकत का सबसे बड़ा शो ऑफ था। इसी शो ऑफ से इस हीरे को लेकर पहला झूठ शुरू होता है। कोहिनूर वर्ड इतना पॉपुलर है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि कोहिनूर का नाम हमेशा से ही कोहिनूर था। कहानी ये भी कहती है कि इस हीरे को मुगलों की पगड़ी से बहुत चालाकी से चुरा लिया गया। इस कहानी की जड़ में मिलता है एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम है थियो मेटकॉफ। 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने 21 साल के जूनियर मजिस्ट्रेट मेटकॉफ को काम दिया कि वो कोहिनूर का एक ऑथेंटिक इतिहास ढूंढ कर दे, लेकिन मेटकॉफ ने ये नहीं किया। इन्होंने कोई सीरियस रिसर्च करने की बजाय दिल्ली के बाजारों में मौजूद हवाई गप्पों को इकट्ठा किया। मतलब जैसे आज आपको कई पत्रकार बिना फैक्ट चेक किए खबरें बता देते हैं, लगभग वैसे। मेटकॉफ की रिपोर्ट में एक बड़ी फिल्मी कहानी गढ़ी गई। उसने लिखा कि 1739 में जब फारसी हमलावर नादिर शाह ने दिल्ली को जीता, तो मुगल हरम की किसी महिला ने उसे बताया कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने यह बहुत बड़ा हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। मेटकॉफ के मुताबिक नादिर शाह ने हीरा हथियाने के लिए एक डिप्लोमेटिक चाल चली। उसने मोहम्मद शाह रंगीला को शाश्वत भाईचारे का वास्ता दिया और पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रखा। आप खुद सोचिए, 2 राजा एक दूसरे की पगड़ी बदलकर गले मिल रहे हों और उसी पगड़ी में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा छिपा हो। सुनने में यह कहानी किसी जासूसी थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन यह कहानी पूरी तरह से सही नहीं है। कोहिनूर नाम की कहानी और इस पगड़ी के बदलने की कहानी का सबसे भरोसेमंद सबूत मिलता है नादिर शाह के अपने ज़माने के चश्मदीद इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी से। जब दिल्ली पर हमला हुआ, तब मारवी नादिर शाह की सेना के साथ दिल्ली में मौजूद थे। इन्होंने अपनी किताब आलम आराए नादिरी में पूरा सच लिखा है।
वो नायाब हीरा किसी पगड़ी में नहीं बल्कि उसी मयूर सिंहासन के शीर्ष पर यानी शिखर पर जड़ा हुआ था। जब नादिर शाह ने पहली बार उस हीरे की बेतहाशा चमक देखी तो वो सन्न रह गया। उसके मुंह से फारसी में बेसाख्ता एक शब्द निकला, कोहे नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। ध्यान दीजिएगा, ये कोई किंवदंती नहीं है, ये उस दौर के एक स्वतंत्र चश्मदीद का रिटन रिकॉर्ड है। ये मेटकॉफ की 100 साल बाद की बाजारू गप से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद दस्तावेज है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इसका नाम 1739 में नादिर शाह ने रखा तो इससे पहले इस हीरे को क्या कहा जाता था? इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि कोहिनूर से पहले इस हीरे का कोई खास ब्रांड नेम या प्रॉपर नाम नहीं था। कुछ पुरानी लोक कथाएं हैं जो इसे हिंदू पुराणों की सेमंतक मणि से जोड़ती हैं, लेकिन इतिहासकार और जियोलॉजिस्ट इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। ऐतिहासिक तौर पर जब 1526 में यह हीरा मुगल संस्थापक बाबर के हाथ लगा तो इसने भी उसे कोई खास नाम नहीं दिया। बाबरनामा में इसे बस बाबर का हीरा या ऐसा कीमती पत्थर कहा गया जिसकी कीमत पूरी दुनिया को 2.5 दिन तक खाना खिला सकती थी। मुगल दस्तावेजों में अक्सर इसके वजन या इसके रुतबे से ही इसे पहचाना जाता था। दरबार में इसे फारसी भाषा में अलमासे कौलन यानी महान हीरा कहकर पुकारा जाता था। मुगलों के लिए यह हीरा इतना बड़ा और इतना अनूठा था कि उन्हें इसके लिए कोई अलग से नाम रखने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। अगर मुगलों ने इसे कोहिनूर कहा होता तो बाबरनामा या अकबरनामा जैसे बहुत ही डिटेल्ड मुगल डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर मिलता। 1739 से पहले के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोहिनूर या कोहिनूर नाम का पूरी तरह से गायब होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे मजबूत सबूत है कि यह नाम नादिर शाह ने पहली बार गढ़ा। तो अगली बार जब आपको कोई पगड़ी बदलने वाली कहानी सुनाए तो समझ लीजिएगा वो एक 200 साल पुरानी बाजारू अफवाह को दोहरा रहा है। एक ऐसी अफवाह जिसे एक जूनियर ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी गवर्नमेंट रिपोर्ट में चिपका कर इतिहास बनाने की कोशिश की और उसी झूठ को कई लोग आज सच मानकर बैठे हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पर, क्या मुगलों का ये महान हीरा या बाबर का जो हीरा था वही आज का कोहिनूर है? इस पर भी अच्छी खासी बहस होती है। विलियम डेलरिम्पल और अनीता आनंद की रिसर्च से पता चलता है कि कोई पक्का और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बाबर का हीरा ही आगे चलकर कोहिनूर बना। इसके पीछे भी कुछ बहुत ही लॉजिकल कारण मौजूद हैं। पहला कारण है अकबर के दरबार का रिकॉर्ड। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने आईने अकबरी में मुगल खजाने का बहुत ही बारीक हिसाब रखा, लेकिन अबुल फजल ने 1590 के दशक में जिस सबसे बड़े हीरे का जिक्र किया उसका वजन बाबर के हीरे के वजन से लगभग आधा था। यानी अकबर के टाइम तक मुगल खजाने में वो बहुत बड़ा वाला हीरा मौजूद ही नहीं था। तो सवाल है कि वो हीरा गया कहाँ? माना जाता है कि हुमायूं ने जब सत्ता छीनने के बाद ईरान के शाह तहमास्प से मदद मांगी तो उसने शायद वो हीरा ईरान के शाह को तोहफे में दे दिया। इसके बाद ये हीरा सालों तक ईरान या दक्कन के खजानों में भटकता रहा। इसका मुगल खजाने में वापस आने का कोई ठोस रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है। डेलरिम्पल का मानना है कि 17वीं सदी में जब शाहजहां के टाइम पर मुगल एम्पायर अपनी अमीरी के पीक पर था तब गोलकुंडा की खदानों से कई नए और बड़े बड़े हीरे निकल चुके थे। मुगल खजाने में उस वक्त कई बड़े हीरे मौजूद थे। इनमें से एक हीरा दरियाए नूर था और दूसरा हीरा द ग्रेट मुगल डायमंड था और एक शायद वो था जिसे आज हम कोहिनूर कहते हैं। यानी जो आज कोहिनूर माना जाता है वो शायद बाबर का हीरा हो भी सकता है, लेकिन ये भी उतना ही पॉसिबल है कि वो मध्य मुगल काल में खदानों से निकला कोई दूसरा नया हीरा रहा हो जिसे शाहजहां ने सीधे अपने मयूर सिंहासन में जड़वा लिया हो। कोई नहीं जानता कि असली सच्चाई क्या है, क्योंकि रत्नों की तब कोई जन्मपत्री नहीं बनाई जाती थी, ना आज बनाई जाती है। इतिहासकारों के लिए कोहिनूर की एक पक्की और अचूक पहचान केवल तब शुरू होती है जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। जब नादिर शाह के इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने इसे मयूर सिंहासन पर देखा और नादिर शाह ने इसे कोहिनूर पुकारा, केवल उसी पल से इस हीरे का एक पुख्ता और रिटन इतिहास शुरू होता है। उससे पहले की कहानी, इतिहास, अंदाज़ों और किंवदंतियों का एक ऐसा ताना बाना है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया। कहने का मतलब है कि इस नाम को लेकर ही इतना उलझा हुआ इतिहास है। सबूतों की कमी के चलते हम इतने कन्फ्यूजन में हैं। और दूसरा झूठ आप सुनेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी। माना जाता है कि कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को खुशी खुशी तोहफे में दिया,
लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच ये है कि महाराजा दिलीप सिंह ने हीरा महारानी को सौंपा था, लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि दिलीप सिंह के पास ये हीरा पहुंचा कैसे, और इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर उसके अफगान सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। इन्होंने दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी थी। करीब 70 सालों तक, यानी 1747 से 1813 तक ये हीरा अफगानिस्तान की धरती पर रहा। फिर 1813 में दुर्रानी साम्राज्य टूटने लगा। इनका शासक शाह शुजा दुर्रानी अपनी जान बचाकर पंजाब भाग आया। यहाँ इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में शरण मांगी। शाह शुजा की आत्मकथा वाकियाते शाह शुजा और महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी इतिहासकार सोहन लाल सूरी की किताब से पता चलता है कि रणजीत सिंह ने शाह शुजा को भूखा प्यासा रखकर प्रताड़ित करके ये हीरा उनसे हासिल किया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपने बाजूबंद में पहनना शुरू कर दिया और अंग्रेज अफसरों को वो इसे सामने जानबूझकर प्रदर्शित करते। ये महाराजा का तरीका था सिख ताकत को दिखाने का। लेकिन फिर 1839 में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो पूरा एम्पायर आपसी लड़ाइयों में और गद्दी की कलह में उलझ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस दौर में मौके की तलाश में थी, वो इस कमजोरी को भांपकर पंजाब की सीमाओं पर अपनी सेना जमा करने लगी। 2 एंग्लो सिख वॉर्स के बाद सिख एम्पायर पूरी तरह से ढह गया और 29 मार्च 1849 को कोहिनूर की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत तेज तर्रार रणनीतिकार था। उसे मंजूर नहीं था कि कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी की आम लूट का हिस्सा बना रह जाए। वो चाहता था कि यह हीरा सीधे महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचे। लेकिन दोस्तों, डलहौजी के सामने एक लीगल इशू था। अगर ब्रिटिश सेना खजाना लूटती तो वो नियम के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाता। इस पेंच को सुलझाने के लिए डलहौजी ने एक सोची समझी साजिश रची। डलहौजी ने तय किया कि वो इस हीरे को युद्ध की लूट नहीं बल्कि एक स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र बनाएगा। उस वक्त पंजाब के तख्त पर महाराजा दलीप सिंह बैठे थे। उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी, यानी कि बहुत छोटे से बच्चे से थे वो। डलहौजी जानता था कि एक बच्चे से कुछ भी लिखवाना आसान है, लेकिन इसके लिए उस बच्चे की सबसे बड़ी ढाल को हटाना होगा। यही वजह है कि सबसे पहले दिलीप सिंह को उनकी मां महारानी जिंद कौर से खींचकर अलग कर दिया गया। महारानी को कैद कर लिया गया। इसके बाद अपनी मां के बिना सहमे हुए उस 10 साल के मासूम बच्चे को ब्रिटिश ऑफिसर्स और तैनात तोपों के साए में लाया गया। इसके बाद एक बच्चा जिसकी अपनी मां वहां पर नहीं मौजूद है, वो सहमा हुआ 10 साल का बच्चा ब्रिटिश अधिकारियों और तैनात तोपों के बीच में लाया गया। डलहौजी ने कंपनी से छुपकर एक खास डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था ताकि इस खुली डकैती को कानूनी समझौते का सफ़ेद चोला पहनाया जा सके। यह एक तरह की ट्रीटी थी और इस ट्रीटी से ही सारी पोल खुलती है। इतिहास में इसे लाहौर की संधि कहा जाता है। लाहौर की ट्रीटी के आर्टिकल 3 में शब्द दर शब्द लिखा गया है कि जो रत्न शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह ने लिया था वो अब लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सरेंडर यानी समर्पित किया जाएगा। जरा गौर कीजिए इस शब्द पर, कहीं भी गिफ्ट, प्रेजेंट या उपहार नहीं लिखा है। कानूनी डॉक्यूमेंट में शब्दों का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं होता। सरेंडर शब्द खुद बता रहा है कि ये एक हारी हुई सत्ता से लिया गया समर्पण था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैंक लोन न चुका पाने पर आपकी गाड़ी जब्त कर ले। सोचिए, आज अगर किसी 10 साल के बच्चे से कोई ज़बरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया जाए तो उसके लिए लॉ है और लॉ उसे तुरंत रद्द कर देगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानूनी तौर पर मायने रखती ही नहीं। लेकिन 1849 में इतिहास इस तरह से नहीं चलता था। वहाँ सिर्फ बंदूक की नोक पर लिया गया दस्तखत काफ़ी होता था। दिलचस्प बात यह है कि खुद लॉर्ड डलहौजी ने अपने पर्सनल लेटर्स में इस अधिग्रहण को भारत में विजय के प्रतीक के तौर पर लिखा था, ना कि किसी तोहफे के तौर पर। यानी जिसने ये हीरा हासिल किया उसने भी कभी इसे गिफ्ट नहीं कहा। तो फिर आज ये शब्द कहाँ से आया, ये सोचने वाली बात है। एक और झूठ कहा जाता है कि कोहिनूर एक श्रापित हीरा है। कोहिनूर के श्राप की कहानी कहती है कि जो भी मर्द इसे पहनेगा उसका एम्पायर तबाह हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि कई सच्ची घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है और आपको सुनने में मजा आएगा। इसलिए इसे समझने के लिए हमें पूरी टाइमलाइन देखनी होगी। 6 अप्रैल 1850 को कोहिनूर को रॉयल नेवी के जहाज़ HMS मीडिया पर कैप्टन लॉयकर, कमांडर रामसे और कर्नल मैकेसन की निगरानी में बहुत सीक्रेट तरीके से लंदन भेजा गया। रास्ते में इस जहाज़ पर हैजा फैल गया।
कई नाविक मारे गए। जब जहाज मॉरिशस में रुका तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने महामारी फैलने के डर से जहाज को तोप से उड़ाकर डुबाने की धमकी तक दी। फिर यह जहाज कुछ ही वक्त के बाद केप ऑफ गुड होप के पास 12 घंटे तक एक भयंकर समुद्री तूफान में फंसा रहा। लगभग 2 टुकड़ों में टूटने की कगार पर यह जहाज पहुंच गया था। इसके ठीक बाद 1857 का विद्रोह हो गया। ब्रिटिश जनता को लगने लगा कि यह लूटा हुआ पत्थर असल में अशुभ है। अब यही एक घटना नहीं थी इस हीरे को अशुभ मानने की। हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो इस कहानी में नादिर शाह की हत्या, शाह शुजा का अंधा होना, सिख एम्पायर का पतन भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है। यानी इन घटनाओं में भी कोहिनूर को जोड़ा जाता है, लेकिन ये कोई लॉजिकल क्लेम नहीं है। देखो, नादिर शाह की हत्या उसके अपने ही सेनापतियों की साजिश से हुई, क्योंकि उसका शासन आखिरी सालों में बहुत क्रूर हो गया। फिर शाह शुजा दुर्रानी का साम्राज्य इंटरनल रेबेलियन और कमज़ोर मिलिट्री लीडरशिप की वजह से टूटा। वहीं सिख एम्पायर का डिक्लाइन उत्तराधिकार की लड़ाई और दरबार की साजिशों के तहत हुआ। कोई भी एकेडमिक रिसर्च इस बात का सबूत नहीं देती कि कोहिनूर और इन सभी घटनाओं का कोई डायरेक्ट लिंक हो। असल में यह श्राप एक बहुत ही चालाक पीआर स्टंट था। ब्रिटिश राजघराने ने नियम बना दिया था कि सिर्फ रानियां ही इसे पहनेंगी, राजा नहीं पहनेंगे, और तभी से यह हीरा क्वीन एलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन मदर के मुकुट में जुड़ गया। इससे 2 फायदे हुए। एक तो मर्द राजाओं को बुरे भाग्य की अफवाहों से बचा लिया गया। दूसरा, हीरे के खूनी इतिहास को औरतों के गहने की मासूम पहचान में बदल दिया गया। इससे हीरे की मांग इमोशनली कमजोर हो गई। यानी कि कोहिनूर असल में शापित नहीं, बल्कि एक ब्रांडिंग के चक्कर में मर्दों के हाथों में नहीं है। जिस लेवल पर कोहिनूर की पॉपुलैरिटी है, आप में से कई लोग मानते होंगे कि कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। लेकिन ये बात भी अंग्रेज़ों का फैलाया हुआ बहुत बड़ा झूठ है, जिसकी जड़ें 1850 के दशक में मिलती हैं। 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन में, जो लंदन के क्रिस्टल पैलेस में हुई थी, जब कोहिनूर को पहली बार यूरोपीय जनता के सामने रखा गया तो लोग निराश हो गए, क्योंकि इसकी चमक उतनी तेज़ नहीं थी जितनी उन्हें उम्मीद थी। भारतीय परंपरा में हीरे का वजन और उसका नेचुरल साइज मायने रखता था, लेकिन यूरोपियन लोग चाहते थे सिमेट्रिकल चमक, यानी एकदम बराबरी से कटा हुआ पत्थर। उधर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट को यह मुगल कटाई पसंद नहीं आई। उन्होंने 1852 में एम्स्टर्डम के मशहूर कारीगर कोस्टर को बुलाया हीरे को दोबारा तराशा। उन्होंने 1852 में एम्स्टर्डम के मशहूर कारीगर कोस्टर को बुलाकर हीरे को दोबारा तराशने का हुक्म दिया। 38 दिनों तक सख्त कटाई चली। 190.3 मीट्रिक कैरेट का वो विशाल मुगल हीरा सिकुड़कर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। यानी अपने कुल वजन का लगभग 43% हिस्सा हमेशा के लिए इस हीरे का गायब हो गया। और यही वो नंबर है जो चौथे झूठ को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। आज दुनिया के सबसे बड़े हीरों की लिस्ट देखें तो साउथ अफ्रीका का गोल्डन जुबली हीरा 545.67 कैरेट का है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कटा हुआ हीरा माना जाता है। यह हीरा आज थाईलैंड के राजा के पास है। ऐसे ही कैलिनन 1 530.20 कैरेट का है, जो ब्रिटिश स्केप्टर या राजदंड में जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही परिवार कोहिनूर को भी संभाल रहा है, फिर भी इस हीरे को सबसे बड़ा नहीं बताता। ऐसे ही कॉन्गो का इनकम्पेरेबल डायमंड 407.48 कैरेट का है। कैलिनन 2 317.40 कैरेट का है। कुल मिलाकर कोहिनूर से 3 गुना भारी है। ब्रिटिश शाही मुकुट में जड़ा हुआ सेंटनरी डायमंड 273.85 कैरेट का है और मिलेनियम स्टार 203.4 कैरेट का है। इन सब के सामने कोहिनूर एक नॉर्मल साइज का हीरा नजर आता है। टॉप 10 की लिस्ट में इसकी कोई जगह बनती ही नहीं। लेकिन कोहिनूर के मशहूर होने की वजह इसका साइज नहीं, बल्कि इसका खूनी और उलझा हुआ इतिहास है। इतिहास में ये शायद सबसे महंगा मेक ओवर वाला किस्सा है, जहां एक फैशन के शौक ने इतिहास के सबसे बहुमूल्य पत्थरों में से एक को लगभग आधा कर दिया, और इसके बावजूद हम आज भी इसे सबसे बड़ा हीरा कहकर बुलाते हैं। झूठ नंबर 5 है कि भारत ही सिर्फ इस पर हक रखता है। अगर नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी नज़रिए से ये बात सुने तो बहुत अच्छा लगता है। आखिर हीरा निकला गोलकुंडा की खदानों से था। लेकिन इंटरनेशनल लॉ और इतिहास की सच्चाई थोड़ी उलझी हुई है। इसको समझने के लिए हमें कम से कम 4 अलग अलग दावों को देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कहना है कि 1849 में जब ये हीरा छीना गया, तब सिख एम्पायर की राजधानी लाहौर थी, जो आज पाकिस्तान में है। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा और कहा कि इसको वापस पाकिस्तान को दिया जाए। उन्होंने लॉजिक ये दिया कि ये नए इंटरनेशनल इक्वालिटी की मिसाल बनेगी। अब देखो, मुझे तो इस क्लेम में कोई दम लगता नहीं है, ना कोई लॉजिक लगता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है।
फिलहाल अगर दूसरा क्लेम देखें तो वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का क्लेम यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल भी है और सॉलिड भी है, क्योंकि ये हीरा 70 साल तक इस देश में रहा था। 1747 से 1813 तक ये हीरा दुर्रानी एम्पायर के पास रहा और रणजीत सिंह ने इसे शाह शुजा से टॉर्चर करके छीना था। इसी आधार पर साल 2000 में तालिबान शासन ने भी ब्रिटेन से इसे वापस मांगा था। इसके अलावा एक तीसरा लॉजिक है ईरान का। इनका कहना है कि 1739 में नादिर शाह ने इसे मुगल एम्पायर से युद्ध या वॉर बूटी या युद्ध लूट के रूप में हासिल किया, और चूंकि नादिर शाह फारस का शासक था और उसी ने इसे कोहिनूर नाम दिया, तो इसकी हिस्टोरिकल जड़ें ईरानी सॉवरेनिटी से भी जुड़ी हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भारत के अपने दावे में भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन छुपा हुआ है। भारत ने 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद, फिर 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के समय और फिर 2016 में भी इसे वापस लाने की डिप्लोमेटिक मांगे की। लेकिन 2016 में ही जब ये मामला भारत की अपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने खुद ये बयान दिया कि हीरा चुराया नहीं गया बल्कि संधि के तहत सौंपा गया। और क्योंकि एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट के तहत 1972 का ये एक्ट है, इसके तहत सिर्फ अवैध रूप से निर्यात की गई चीज़ें ही कानूनी तौर पर वापस मांगी जा सकती हैं। और चूंकि ये एक ट्रीटी की तरह सौंपा गया था, इसलिए लीगल क्लेम कमज़ोर पड़ जाता है। बाद में इस बयान की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई और सरकार को नेशनलिस्ट दबाव में अपना रुख बदलना पड़ा। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि ये मामला जितना भावनात्मक तौर पर सीधा लगता है, लीगल तौर पर उतना ही उलझा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी पुश्तैनी ज़मीन पर 4 अलग अलग रिश्तेदार अपना दावा ठोकते हैं और हर एक के पास अपनी अपनी दलील हो। ऐसे में फैसला कौन करेगा? ब्रिटेन के लिए ये 4 दावेदार होना एक तरह की मजबूत ढाल है, क्योंकि जब 4 देश एक ही चीज़ मांग रहे हो तो आखिर किसे लौटाएं का सवाल ही उन्हें कुछ ना करने का सबसे बहाना दे देता है। कहने का मतलब ये है कि 4 लोग अगर मांग रहे हैं तो ब्रिटेन बोलेगा भाई हमें नहीं पता किसको वापस करना है और किसको वापस नहीं करना है। दोस्तों, कुल मिला के कोहिनूर की कहानी किसी एक विलेन की कहानी नहीं है। रणजीत सिंह ने शाह शुजा को भूखा प्यासा रख कर इसे लिया, नादिर शाह ने मुगलों का कत्लेआम करके इसे हासिल किया और अंग्रेज़ों ने एक 10 साल के बच्चे से ज़बरदस्ती इसको छीन लिया। इस हीरे की कहानी असल में एक ताकत की जंग थी। जो जीता उसने इतिहास लिखा। रणजीत सिंह ने शाह शुजा को भूखा प्यासा रख कर लिया, नादिर शाह ने मुगलों का कत्लेआम करके लिया और अंग्रेज़ों ने एक बच्चे से लीगल और मिलिट्री तरीके से ज़बरदस्ती लिया। यानी कोहिनूर किसी एक विलन की कहानी नहीं, यह हर उस दौर की कहानी है जहां ताकत ही सबसे बड़ा कानून होती थी और जो जीता उसी ने अगली पीढ़ी के लिए इतिहास में लिख दिया। तो दोस्तों, ये थे कोहिनूर हीरे से जुड़े 5 झूठ। इस सीरीज़ में आपको और कौन से टॉपिक पर 5 बड़े झूठ या मिथ वाले वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।